May I come in, sir? Come, Thank you, sir. Good morning, sir. Ravi. Yes, sir. How are you feeling? Absolutely good, sir. Good. Thank Confident. you. Thank you. Good, sir. हाँ, ठीक। मीडियम हिंदी है आपका ना? Yes, sir. एनर्जेटिक फील कर रहे हैं? Yes, sir. शुरुआत करें हम लोग बात Yes, की? sir. Good. 2025 को लीप ईयर कहना चाहिए? No, sir. 2025 को लीप ईयर नहीं कहा जा सकता है, ये 2024 को कहा जा सकता था। क्यों, क्या अंतर है और क्या होता है लीप ईयर? सर लीप ईयर नॉर्मली 366 डेज के होते हैं, जबकि सामान्य वर्ष जो होते हैं, जो 2025 भी है, ये 365 डेज के हैं। इसकी वजह क्या है? सर पृथ्वी को सूर्य का एक रिवॉल्यूशन पूरा करने में लगभग 365 डेज एंड 6 आवर्स लगते हैं। तो ये जो 6 आवर्स हर साल एक्स्ट्रा लगते हैं, वो लीप ईयर के अवसर पे जोड़ करके टोटल 24 घंटे बन जाते हैं, और इस कारण से एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है। ओके, दैट्स गुड। थैंक यू सर। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अगर मैं यह कहूं कि इंडिया सफर्स फ्रॉम पॉलिसी पैरालिसिस, यस सर। आप सहमत हैं इस बात से? नो सर, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। मेरा मानना है कि इंडिया में पॉलिसीज बहुत अच्छे होते हैं, एग्जीक्यूशन के स्तर पे समस्याएं होती हैं। तो इंडियन ब्यूरोक्रेसी हैज फेल्ड। सर इसे बहुत हद तक नहीं कहा जा सकता, पूरी तरह से इसे सच नहीं कहा जा सकता है, बिकॉज इंडियन ब्यूरोक्रेसी हैज डन अ लॉट इन पॉजिटिव डायरेक्शन एज वेल। तो सर कुछ स्तरों पे समस्याएं हैं और उसमें समाधान की समस्याएं हैं। डेमोक्रेसी का जो सेटअप है, डेमोक्रेसी में सिविल सर्विसेज यस सर, क्या रोल प्ले करती है? 2-3 मुझे बताइए इंपॉर्टेंट रोल। सर एक तो सबसे बड़ी बात है कि डेमोक्रेसी में सिविल सर्विसेज परमानेंट एग्जीक्यूटिव का काम करती है, जो कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो कि हर 5 साल पे चेंज हो सकते हैं। तो इस कारण से देश को एक डायरेक्शन को बनाए रखने के लिए परमानेंट एग्जीक्यूटिव और सिविल सर्विसेज का महत्व होता है। सेकेंडली सर की जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के द्वारा या लेजिस्लेशन के द्वारा जो भी नीतियां बनाई जाती है या नियम बनाए जाते हैं, कानून बनाए जाते हैं, उसका एग्जीक्यूशन सिविल सर्वेंट्स के द्वारा किया जाता है। तो ये दूसरा है सर। एंड थर्डली सर कि सिविल सर्विसेज जो है उसके मेंबर ही पॉलिटिशियंस को या हमारे जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उनको एक्सपर्ट व्यू पॉइंट देते हैं, एडवाइस देते हैं। तो सर उस कारण से हमारा एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस ज्यादा अच्छा हो पाता है। रवि, यस सर। आप नवादा इलाके से हैं? यस सर। और मगध यूनिवर्सिटी बोधगया से पढ़े हैं? यस सर। यस सर। इतिहास पढ़े हैं? यस सर। इतना गौरवशाली इलाकों से आपका वास्ता रहा है। यस सर। तो अपने इलाके का मान लीजिए आपको आज के दिन इतिहास लिखना हो, कहाँ से शुरू करेंगे? किन किन बिंदुओं को आप उजागर करेंगे? सर सिर्फ अपने इलाके के बारे में स्टिक रहना है। तो आपका इलाका, मैंने शब्द यही यूज किया, इलाका, जिसको अंग्रेजी में कहेंगे लोकेलिटी। सर मैं इसे लेटर वैदिक पीरियड से शुरू करना चाहूंगा, क्योंकि अथर्व वेद में भी मगध क्षेत्र के बारे में जिक्र मिलता है। उसके बाद सर जब महाजनपद पीरियड आया तो उस समय मगध एक प्रमुख साम्राज्य के रूप में उभरा, और वहां से लेकर के सर हरियंक वंश, शिशुनाग वंश, नंदा वंश, मौर्य वंश, ये सब होते हुए सर कहीं ना कहीं ये गुप्ता टाइम तक बहुत ही फ्लरिशिंग स्टेट में था। तो सर मैं इन सबको इंक्लूड करते हुए फिर मिडेवियल पीरियड में कर्नाटक वंश से लेकर के शेरशाह सूरी तक के पीरियड को मेंशन करना चाहूंगा। और फिर सर मॉडर्न पीरियड में जब से पटना में ब्रिटिश इंडिया कंपनी की स्थापना 1632 में हुई, उस समय से लेकर के सर पूरा फ्रीडम स्ट्रगल में इंक्लूड करूंगा। एंड सिमिलरली सर इंडिया पोस्ट इंडिपेंडेंस की अगर बात करें तो जो भी वहां पे अहम घटनाएं घटित हुई है उन सबका जिक्र करूंगा अपने हिस्ट्री में। अच्छा, मैंने इलाका शब्द प्रयोग किया तो केवल उसमें नवादा नहीं है, गया भी है, जो कि आप बोधगया के हैं, बोधगया में पढ़ाई की है। यस। बुद्ध को आप बिल्कुल कोई जगह नहीं दे रहे हैं? सॉरी टू से सर, मैं महात्मा बुद्ध को भी अपने बुक में हिस्ट्री में जगह दूंगा। बुद्ध और महात्मा बुद्ध के साथ साथ महावीर को भी जगह दूंगा। उनसे जुड़ा कौन इलाका है आपके? सर नवादा में ही एक जैन मंदिर है, जो कि महावीर के जो परम शिष्य थे गौतम स्वामी जी, उनका वो कैवल्य प्राप्ति का स्थान रहा है। सर वो कौन सा जगह है? सर जैन मंदिर नवादा, जल मंदिर जो है। यस सर। गए हैं कभी? सर अच्छा,
अभी सर ने लीप ईयर के बारे में जिक्र किया, यस सर। तो ये जो समस्या आती है ग्रेगोरियन कैलेंडर में यस सर। कि हर एक 4 साल में 1 साल बच जाता है और उसको हम लीप ईयर के तौर पर फरवरी में ऐड कर देते हैं यस सर। और समस्या रिजॉल्व करते हैं। फ्रांसीसी क्रांति के बारे में आपने सुना होगा, यस पढ़ा होगा। यस सर। तो फ्रांसीसी क्रांति के क्रांतिकारियों ने लीप ईयर की समस्या को कैसे हल किया? सॉरी सर, इसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है, मैं उसे घर पे एक बार देख लूंगा। अच्छा, क्या कुछ जानकारी है आपको कि जो ये महीने होते हैं इंग्लिश कैलेंडर या ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से, यस सर। 30 दिन का महीना, 31 दिन का महीना, यस सर। उसको उन्होंने क्रांतिकारियों ने कहा कि ये तो बड़ा इरेशनल चीज है, तो रैशनैलिटी के नाम पर उन्होंने सबको 30 दिन का कर दिया। कहीं पढ़ा है इसके बारे में, इसकी जानकारी है? सॉरी सर, मैं नहीं जानता इसके बारे में। अच्छा, कोई बात नहीं। आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, ज्योग्राफी भी पढ़ा है आपने? यस सर। अच्छा, एक फर्क बताइए। अक्सर हाँ ये फ्रेज यूज होता है, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी और ज्योग्राफिकल हिस्ट्री। हिस्टोरिकल ज्योग्राफी और ज्योग्राफिकल हिस्ट्री दोनों में क्या फर्क है? सॉरी टू से सर, मुझे बहुत पिन पॉइंटेड पता नहीं है, बट इफ यू अलाउ मी देन सर आई मे गेस। प्लीज। हाँ सर, ज्योग्राफिकल हिस्ट्री जो है वो कहीं ना कहीं हिस्ट्री को शायद ज्योग्राफी से कनेक्ट करके देखा जाता है। जैसे कि सिविलाइजेशंस का विकास नदियों के किनारे क्यों हुआ, या फिर क्यों भारत में सभ्यता का विकास पश्चिम से पूर्व की ओर हुआ, तो सर इस तरह की चीजें होती होंगी। जबकि सर ज्योग्राफिकल हिस्टोरिकल ज्योग्राफी सर बहुत ज्यादा नहीं बता सकते। अच्छा, जिस इलाके की आप बात कर रहे हैं, जो कि आपका अपना इलाका है, वहां आपने कहा कि उसे मगध का नाम मिल गया 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास, वहां जनपद के तौर पर। आज उसे नवादा कहते हैं या बोधगया कहते हैं या किसी दूसरे नाम से जानते हैं। तो अलग अलग कालखंड में अलग अलग नाम आ गया। ये हिस्टोरिकल ज्योग्राफी है या ज्योग्राफिकल हिस्ट्री? सॉरी सर, मुझे आइडिया नहीं है इस बारे में। अच्छा, ठीक जी। सो रवि, यस सर। तो रवि हमको ये बताइए कि संविधान के हिसाब से कुछ विशेष प्राविधान वाले राज्य हैं, ये कौन से हैं? सर, संविधान में 5th शेड्यूल के तहत जो शेड्यूल एरिया है, शेड्यूल ट्राइबल्स के लिए एरिया है, उसको आइडेंटिफाई किया गया है। इसमें सर बहुत 10 राज्य हैं टोटल, और उसके कुछ क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया गया है। सिमिलरली सर मैं ये कहूंगा कि नॉर्थ ईस्ट में इसमें से ज्यादातर नॉर्थ ईस्ट में है। यस सर। नॉर्थ ईस्ट को छोड़ करके कहाँ के विशेष प्राविधान वाले राज्य हैं? सर, जो ये अनुसूचित क्षेत्र जो है उसमें सर राजस्थान के कुछ क्षेत्र भी शामिल हैं, और सर अगर ठीक से मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ तो हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्र हैं, और सर महाराष्ट्र के भी कुछ क्षेत्र हैं। स्पेशल स्टेटस जो है, लोग स्पेशल स्टेटस की बात कर रहे हैं, ना कि स्पेशल प्रोविजंस की बात कर रहे हैं। सर स्पेशल स्टेटस मैं 371 की बात कर रहा हूँ, समझ लीजिए, बिल्कुल पिन पॉइंटेड। 371 में जो सबसे पहले शुरू में किन 2 राज्यों के लिए प्राविधान है? स्टार्टिंग लंबा स्टेज है, 1 है, ए है, बी। सर फर्स्ट 2 मैं अच्छे से रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना जैसे राज्यों का इसमें उल्लेख किया गया है। उनको विशेष दर्जा दिया गया है अनुच्छेद 371 ए के तहत। ये विशेष दर्जा कहलाएगा क्या? सर कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं। विशेष दर्जा सर, विशेष दर्जा अलग चीज है। यस सर। वो कौन कौन से हैं? सर ये नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स के अतिरिक्त उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उसके बाद सर तेलंगाना, इन राज्यों को दिया। सॉरी सर, तेलंगाना को नहीं दिया गया है, इनफैक्ट उसका पॉपुलर डिमांड रहा है आंध्र प्रदेश, तो सर इन राज्यों को दिया गया है, जिसमें जो हिली एरिया नॉर्थ के हैं। एनर्जी सिक्योरिटी और क्लाइमेट चेंज के क्या लिंकेज है, क्या रिलेशनशिप है उनके बीच में? मैम, अगर सामान्य दृष्टि से देखें तो दोनों एक दूसरे का अपोजिट प्रतीत होता है कि एनर्जी सिक्योरिटी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो आपस में परस्पर सहयोग दिखता है, दोनों के बीच संबंध दिखता है, बट क्लाइमेट चेंज के बीच में विरोध दिखता है। बट अगर रिन्यूएबल एनर्जी को देखें तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैम इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एनर्जी सिक्योरिटी
और क्लाइमेट चेंज दोनों में एक अच्छा संबंध देखने को मिलता फूड सिक्योरिटी, वाटर सिक्योरिटी और एनर्जी सिक्योरिटी, तीन अलग अलग कॉन्सेप्ट दिखाई देते हैं, है। यस मैम। लेकिन इनको अगर आप रैंक करें, रैंक 1 2 3, कौन सी ज्यादा इम्पोर्टेंट है? मैम फूड सिक्योरिटी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, सॉरी मैम, वाटर सिक्योरिटी फर्स्ट पे मैं रैंक करूंगा, देन फूड सिक्योरिटी एंड देन थर्ड पे एनर्जी सिक्योरिटी। लास्ट में एनर्जी सिक्योरिटी। यस मैम। क्या रीजन होगा इसमें? मैम बिकॉज वाटर के बिना हम बहुत लंबे टाइम तक, इनफैक्ट एक दिन भी सरवाइव नहीं कर सकते हैं। देन फूड सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए भी वाटर सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। सेकंड अगर मैं बात करूँ फूड सिक्योरिटी की, तो वाटर के बाद जो हमारी दूसरी आवश्यकता है वो फूड ही है, और फूड कहीं ना कहीं वाटर सिक्योरिटी से भी रिलेटेड है। और थर्ड, चूंकि एनर्जी सिक्योरिटी मैम अपने आप में बहुत अहम है, पर वाटर और फूड उसके कंपैरिजन में ज्यादा अहम है, तो मैं थर्ड में उसे रैंक करूंगा। डिसेंट्रलाइजेशन के टर्म को समझते हैं? यस मैम। मैम केंद्र सरकार और राज्य सरकार के शक्तियों को कम करके या उनसे शक्तियां लेकर के स्थानीय स्तर के निकायों को देना ही डिसेंट्रलाइजेशन कहलाता है। इसमें करप्शन का कम होना या ज्यादा होना, किस तरह का आपका विचार है इसमें? होगा कम? ये मैम एग्जीक्यूशन पे कहीं बहुत ज्यादा निर्भर करता है, बिकॉज वैसे अगर देखें तो इससे करप्शन के कम होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि शक्तियां कहीं ना कहीं सीमित होते जाता है और कहा जाता है एब्सोल्यूट पावर मेक्स करप्ट एब्सोल्यूटली। तो क्योंकि शक्तियां कम हो रही है तो फिर करप्शन की संभावना कम होनी चाहिए। बट मैम ऐसा देखने को मिल रहा है कि इससे लोकल लेवल पे भी करप्शन की समस्या बढ़ रही है। तो मैम इट्स मोर अबाउट एग्जीक्यूशन। आपका मतलब है कि लोकल लेवल पे शक्तियां ज्यादा बढ़ रही हैं, मैम सशक्त हो रहे हैं लोग। यस, लोग सशक्त हो रहे हैं, लेकिन लोग एथिकल नहीं हो रहे। यस। मन की दृष्टि या मानसिक छवि बनाने को विजुअलाइजेशन कहते हैं। यस मैम। उसका क्या रोल है आपके हिसाब से? क्या रोल है, क्या इम्पोर्टेंस है लाइफ में? मैम मेरे अकॉर्डिंग जो मन की शक्ति है, मन की दृष्टि है, वो शायद सामान्य जो नेत्रों की दृष्टि है उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बिकॉज इससे हम उन चीजों को भी अज्यूम कर पाते हैं, विजुअलाइज कर पाते हैं, जिसे हम लोग सामान्य रूप से देखते नहीं है बट उसको अचीव करना चाहते हैं। देन मैम एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी थ्योरी पढ़ने को मिलता है, जिसमें विजुअलाइजेशन पे बहुत ज्यादा बल दिया जाता है। और मैम साइंटिफिकली ये भी प्रूव हुआ है कि अगर हम किसी चीज को लगातार विजुअलाइज करते हैं तो हम उससे बेटर कनेक्ट कर पाते हैं और उसको अचीव करने के लिए बहुत ज्यादा डेडिकेटेड होते हैं, और बिकॉज ऑफ ऑल दिस उस चीज को अचीव करने की हमारी क्षमता बेटर हो पाती है। रविराज, यस सर। कैसे हैं आप? ठीक ठीक ठीक। मैं आपको एक दो प्रश्न पूछूंगा बिहार से संबंधित। यस सर। इंग्लिश में पूछूंगा, आप उतना समझते हैं इंग्लिश? यस सर। बिहार नीड्स structural economic transformation and not incremental change. यस सर। स्टेटमेंट का क्या मतलब है? सर बिहार में जो समस्याएं हैं, आर्थिक समस्याएं, उसको ठीक करने के लिए आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है। नीतिगत सुधार की आवश्यकता है, ना कि महज सतही सुधार की आवश्यकता है। अभी क्या चल रहा है, आमूलचूल परिवर्तन या सतही? सर दोनों स्तर पे काम हो रहे हैं। आमूलचूल पर क्या चल रहा है? सर आमूलचूल परिवर्तन के स्तर पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए बिहार सरकार के द्वारा मल्टी लेयर्ड पॉलिसीज बनाए गए हैं और उसको एग्जीक्यूट भी किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल 2016 का औद्योगिक विकास प्रोत्साहन नीति है, बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति है। एट द सेम टाइम सर बिहार स्टार्टअप पॉलिसी भी 2022 में बनाई गई है। तो सर ये तो एक स्ट्रक्चरल चेंज है, क्योंकि इससे पहले बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन को बिहार इंडस्ट्रियल पॉलिसी तो बहुत दिनों से है, 50 साल से चल रहा है सर, लेकिन उस पे जो उपबंध किए गए हैं वो कहीं ना कहीं सर स्ट्रक्चरल चेंज की ओर इशारा करता है। बिकॉज उसमें जिस तरह से कनेक्टिविटी को लेकर के बात की गई और जिस तरह से एग्जीक्यूशन भी हो रहा है बिहार में इंफ्रा निर्माण पे। आपको मालूम है कि बिहार का अभी भी स्टेट जीडीपी का 30% कृषि से आता है? यस सर। तो स्ट्रक्चरल चेंज कैसे आ रहा है बिहार में? सर क्योंकि इस पे थोड़ा सा ज्यादा समय लगेगा। इनफैक्ट सर जो इकोनॉमिक सर्वे बिहार का 2023-24 का रहा है, उसमें ये बताया गया है सर कि जहाँ पहले कृषि का योगदान जीएसडीपी में 30% होता था, वो घट के अब 20% हो गया है।
और जो औद्योगिक क्षेत्र का योगदान था वो बढ़ करके 15 से 20% हो गया। इस पहले वो 15 था, वो बिहार अब के 20 है। मुख्यमंत्री ने 3 साल पहले एक स्टेटमेंट दिया था कि बिहार इसलिए विकसित नहीं हुआ क्योंकि हमें समुद्र का एक्सेस नहीं है। यस सर। इस स्टेटमेंट में कुछ तथ्य है? सर वैसे तो ये एक उपयुक्त स्टेटमेंट प्रतीत होता है, पर जिस तरह से सर हमारे लैंडलॉक स्टेट्स बेसिकली हरियाणा के द्वारा काम किया हरियाणा, गया है, राजस्थान, यस, इन सब के द्वारा काम किया गया है मध्य सर, प्रदेश, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि तेलंगाना, यस सर। तब इसका क्यों इस तरह की फॉरवर्ड स्टेटमेंट दी गई? सर शायद जो अभी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को लेकर के बिहार की स्थिति है उस सबको उसके संदर्भ में कोई एक एलिबाई ढूंढा गया कि हम समुद्र नहीं है हमारे पास तो इसलिए हम अविकसित हैं। सर ऐसा कह सकते हैं, बट उसके बावजूद कल्चर इम्पैक्ट्स एडवर्सली यस सर। ग्रोथ ऑफ ए स्टेट। बिहार के कल्चर में क्या ऐसी बात है जो कि एडवर्सली इम्पैक्ट करता है ग्रोथ? सर बिहार में जिस तरह से महिलाओं को लेकर के रूढ़िवादी दृष्टिकोण रही है, तो सर इस कारण से महिलाओं की शिक्षा को बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया है, स्पेसिफिकली सर जो बिहार के लोग हैं, आम जनता है, उनके द्वारा। और इस कारण से बिहार की महिलाओं का लेबर वर्क फोर्स में पार्टिसिपेशन बहुत कम है, तो इस कारण से सर इकोनॉमिक ग्रोथ में एक अगर मैं कहूँ कि बिहार में सोशल कैपिटल की कमी है यस सर, एंड बहुत फ्रैक्शस है, सोसाइटी इज डिवाइडेड टू मच, तो इसका आप मानेंगे इस बात को? सर कुछ हद तक ये कहा जा सकता है कि बिहार में जो कास्ट बेस्ड चीजें चल रही हैं उस कारण से सोशल कैपिटल की कमी है, तो सर कास्ट के बेस पे तो ये कहा जा सकता है, बट ऑन द बेसिस ऑफ ठीक है, रिलीजन। अब आप बताएं इमर्सिव एजुकेशन किसको कहते हैं? सॉरी सर, मैं इस टर्म से अवेयर नहीं हूँ। मेटावर्स? सर माना जाता है कि एक यूनिवर्स के अतिरिक्त और भी यूनिवर्स हैं। मेटावर्स को यूज किया जा रहा है स्कूल एजुकेशन में। सॉरी सर, मैं अवेयर नहीं हूँ। नहीं अवेयर है? नो सर। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006, यस आप जरूर इसके बारे में जानते होंगे। यस सर। क्या वजह थी कि फॉरेस्ट राइट्स एक्ट लाया गया? सर जो फॉरेस्ट एक्ट 1980 का था, उसके तहत जो आदिवासी लोग थे उनके बहुत सारे अधिकारों से उन्हें वंचित कर दिया गया था। इस कारण से सर मुख्य रूप से कौन सा अधिकार से उनको वंचित किया गया? सर जो फॉरेस्ट प्रॉपर्टीज होते हैं, जो फॉरेस्ट के लघु उत्पाद होते हैं, उनके कलेक्शन से उनको वंचित कर दिया गया था। जो उनके नहीं रविराज, उनको जमीन पर अधिकार से वंचित कर दिया गया था। सॉरी और सर। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट ने जमीन पर अधिकार इंडिविजुअल्स और कम्युनिटी दोनों को एस्टैब्लिश किया। यस इस चीज को याद रखिएगा। यस आपके हॉबीज क्या है? सर शेर सुनना मेरी हॉबी है। शेर कहना नहीं? सर कह सकता हूँ। तो एक आध कोई शेर सुनाइए, थोड़ा हम लोग को भी जगाइए। सर एक शेर है कि फितूर होता है हर उम्र में जुदा, खिलौना माशूका रुतबा और खुदा। क्या बात है, क्या बात है। सर वैसे तो अलग ये गूगल पे या बाकी जगह पे अलग अलग नाम से देखने को मिलता है, तो सर इसके बारे में पिन पॉइंटेड नाम स्पष्ट नहीं है। बिहार के कोई बहुत बड़े शायर या जिन्होंने कोई बहुत बड़ी रचना लिखी जो एक बॉलीवुड के फिल्म में अमर हो गई, वो रचना आपको मालूम है उसके बारे में? सॉरी सर, ऐसे शायर के बारे में मुझे अभी ये मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। रचनाकार? सर एक मलिकपुरी थे। नहीं, उनका नाम था अजीमाबादी, फर्स्ट नेम आई एम फॉरगेटिंग। उन्होंने वो रचना की थी, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, जो भगत सिंह फिल्म में, शहीद फिल्म में मनोज कुमार ने यूज किया था। बहुत लोग नहीं जानते कि ये पटना के शायर थे। अजीमाबाद नाम? अजीमाबाद पटना का पुराना नाम। यस तो इसको जरा पढ़ लीजिएगा। यस धन्यवाद रविराज। डू वेल। लास्ट में एक प्रश्न है कि अगर मैं एक स्टेटमेंट बोलूं कि लोकतंत्र और विकास साथ नहीं चल सकते, आप सहमत हैं इस नो बात से? सर, मैं इससे सहमत नहीं हूँ सर, क्योंकि सर ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमें देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूएसए, यूके, फ्रांस, जो अपने डेमोक्रेसी के बावजूद आज डेवलप्ड कंट्री है। एंड इनफैक्ट सर भारत का भी जो ग्रोथ रहा है अभी तक, वो सर बहुत इम्प्रेसिव रहा है। तमाम चुनौतियों के बावजूद भारत एक हेल्दी डेमोक्रेसी होने के साथ साथ
वर्ल्ड का एक लीडिंग इकोनॉमी भी है। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। रवि, यू आर क्वाइट गुड, थैंक यू बहुत सर। अच्छा परफॉर्मेंस है, यू आर वेल रेड और आंसर भी क्रिस्प लगे मुझे, प्रिसाइज भी है, अच्छा आंसर है, थैंक ऑल यू। द बेस्ट। रवि, जो अच्छी बातें आप में है, क्लैरिटी ऑफ थॉट, जो आप जानते हैं उसको बड़े व्यवस्थित तरीके से जानते हैं। आर्टिकुलेशन आपका काफी ऑर्गेनाइज्ड है, देयर इज नो ओवरलैप ऑफ वर्ड्स। यू हैव ट्रिमेंडस एबिलिटी टू से नो टू थिंग्स दैट यू डोंट नो अबाउट। आप यूं ही कुछ कुछ नहीं बोलते हैं। ये सारी अच्छी बातें हैं, इंटरव्यू में पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने क्षेत्र के बारे में, मगध, बोधगया, नवादा इलाके के बारे में बहुत इंटीग्रेटेड वे में, समन्वित तरीके से आपको पढ़ना है। जैसे मान लीजिए उसके इतिहास के बारे में आपसे पूछा गया और काफी संभावित प्रश्न है ये आपके लिए। यस। तो इंटीग्रेटेड का मतलब है कि आप केवल पॉलिटिक्स में नहीं सक हो जाएं, केवल पॉलिटिकल हिस्ट्री नहीं बोलने लगे, आप डायनेस्टिक हिस्ट्री बोलने लगे थे। ठीक है, तो जो सामाजिक इतिहास है या अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ इतिहास है या उसके ज्योग्राफी का इतिहास है, यस सर। वो छूट जाता है। यस। तो चूंकि ये संभावित प्रश्न है तो इस पर तैयार कर लीजिए यस और थोड़ा हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, ज्योग्राफिकल हिस्ट्री का अंतर जो है यस वो थोड़ा समझ लीजिएगा। थोड़ा फ्यूडलिज्म के बारे में भी पढ़ लीजिएगा, सामंतवाद के बारे में भी। यस सर। जैसे सर ने प्रश्न किया था कि कल्चर एज एन इनहिबिटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, तो उसमें ये, चूंकि आप इतिहास के विद्यार्थी रहे हैं, इस कॉन्सेप्ट को यूज किया जा सकता है। यस सर। थोड़ा मैक्स वेबर भी पढ़ लीजिएगा, यस। उन्होंने कल्चर और इकोनॉमिक ग्रोथ को लिंक कर कर अपनी बात रखी थी। ठीक है, यस सर। ठीक है, थैंक यू। पॉलिटिकल साइंस आपका भी सब्जेक्ट रहा हुआ है ना, यस मैम। इसीलिए मैं चाहूंगी कि आप इसमें पॉलिटिकल साइंस के कुछ कॉन्सेप्ट्स जो है, पॉलिटिकल इकोनॉमी, डिसेंट्रलाइजेशन, इस पे अच्छे से इन डेप्थ तैयारी कर लें। यस मैम। ठीक है, थैंक यू। और बाकी बिहार आप पर तो तुम्हारा ये रहना चाहिए, यस सर। ज्यादा पकड़ होनी चाहिए। स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन तुम समझ नहीं पाए पूरी तरह से, इसको थोड़ा और पढ़ो। ओके सर। ठीक है ना। यस सर, मैं और देख लूंगा। कल्चर में तुमने विमेन एजुकेशन की बात, यस। वो बुरा आंसर नहीं है, लेकिन कल्चर इज अ कॉन्सेप्ट which subsumes a lot of other concepts. यस सर। Caste, creed, bahubal, rangdari, everything is part of culture. यस सर। So even today we have bahubalis, and the social media is carrying interviews of our bahubalis. What a shame! Which शताब्दी are we living in? तो ये सब तो एडवर्स होता है ना जी। यस सर। गुजरात का कोई बाहुबली का हम सोशल मीडिया पर आज तक नहीं देखे, और न ही महाराष्ट्र का कोई बाहुबली। बिहार में डेली कोई बाहुबली का आ जाता है एक। तो ये तो कल्चरल इनहिबिटर जैसा कहा प्रोफेसर साहब ने, बहुत बड़ा है ना। मेरिट बेस्ड सोसाइटी नहीं है। अपने कास्ट का है तो मैं उसको प्रमोट कर दूंगा, दूसरे कास्ट का है तो मैं उसको दबा दूंगा। ये तो अच्छी बात नहीं हुई यस ना। एंड वेबरियन पढ़ लो। मैक्स वेबर का पता है कौन किताब थी फेमस? सर पता है पर अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर। प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। यस सर। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट किताब है। यस सर, उसमें उन्होंने इंडिया को भी कंपेयर किया है इंडिया के यूरोप किस से। कम्युनिटी Yes. के बारे में लिखा है? सर वो नोबेल और फ्यूडलिज्म के नहीं, बारे मारवाड़ी मारवाड़ी कम्युनिटी के बारे में कम्युनिटी। लिखा है, इसको पढ़िए। में। ओके सर। चलिए, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू।